हेलो दोस्तों, आरएम क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक, एक नई सीरीज जिसमें हम ट्वेल्थ क्लास की दूसरी बुक पूरी कवर करने वाले हैं। तो जिसका पहला चैप्टर होगा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, यानी चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इस किताब में भी पहले किताब की तरह 9 चैप्टर दिए गए हैं और इस किताब में ज़्यादातर भारत के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो इसमें सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि स्वतंत्रता के समय भारत की परिस्थितियां क्या थी। तो भारत को आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली थी, आप लोग सभी जानते हो। लगभग 200 साल की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। हिंदुस्तान के नागरिक इस आज़ादी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसके बाद हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन देश को बंटवारे का भी सामना करना पड़ा। और बंटवारे में जो सबसे ज़्यादा मुसीबतें उठानी पड़ी वह अल्पसंख्यकों को उठानी पड़ी। जैसे ही बंटवारे की घोषणा हुई, अल्पसंख्यकों पर हमले शुरू हो गए। लोगों को मारा जाने लगा, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई। बहुत सारे लोगों ने अपनी घर की इज्जत बचाने के लिए अपने हाथों से ही अपनी बहू बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। आप सोच सकते हैं कि कितना भयावह स्थिति होगी उस टाइम पे। बंटवारा इतना खतरनाक था कि लोग बंटवारे में अपना घर नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्हें भी आखिरकार मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ा। यह चीज़ें कहना और सुनना हमारे लोगों के लिए बहुत आसान है, लेकिन जिन लोगों ने इस तरह की परेशानियों का सामना किया वही जान सकते हैं कि इस तरीके के कितने बुरे हालात थे। इसलिए 1947 को हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल माना गया। अब क्योंकि आगे भारत का बंटवारा तो हो चुका था, लेकिन अब आज़ाद भारत के सामने 3 प्रमुख चुनौतियां थी। जब भारत को आज़ादी मिली थी तो आज़ादी के तुरंत बाद हमारे देश भारत को 3 बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चुनौतियां थी। आप इस पे थोड़ा डिटेल में फोकस रखना। तो जो सबसे पहली चुनौती थी वो एकता और अखंडता की चुनौती थी। तो जैसा मैंने बताया आपको कि भारत में आज़ादी के बाद और बंटवारे के बाद सबसे पहली और बड़ी चुनौती एकता और अखंडता की चुनौती थी, क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के लोग रहते थे। इनके बीच एकता और अखंडता बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर देश के बंटवारे की मांग पैदा होने लगी। अलग अलग धर्मों के लोगों को एक साथ जोड़ना और उसके बाद देश को फिर से अखंड बनाना, ये सबसे बड़ी चुनौती साबित हुई। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी कि लोकतंत्र की स्थापना किस तरह की जाए, मतलब लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती। तो लोकतंत्र को स्थापित कैसे किया जाए, क्योंकि भारत में लोगों को लोकतंत्र का मतलब ही नहीं पता था। आखिर लोकतंत्र है क्या, किसे कहते हैं। घर घर जाकर लोगों को लोकतंत्र का मतलब समझाना था। अब क्योंकि लोग तो राजा महाराजाओं को ही अपना सब कुछ मानते थे, तो ऐसे में लोगों को लोकतंत्र का मतलब समझाना बहुत मुश्किल हो रहा था उस टाइम पे। मतदाता सूची बनानी थी, चुनाव क्षेत्रों का भी सीमांकन करना था, और इस तरीके से लंबी तैयारी के बाद पहले चुनाव सन 1952 में कराए गए। इसलिए चुनाव करवाना और लोकतंत्र अपनाना सब दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती थी आज़ाद भारत की। इसके बाद जो तीसरी चुनौती थी वह थी विकास करने की चुनौती। आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजों की शासन की वजह से भारत बहुत ज़्यादा पिछड़ गया था। अब हमें तेजी से तरक्की करके आगे बढ़ना था। तरक्की करने के तो 2 ही रास्ते थे। एक रास्ता था अमेरिका का पूंजीवाद वाला रास्ता, और दूसरा था सोवियत संघ का समाजवादी वाला रास्ता। अब विकास करने के लिए कौन से रास्ते पर चलना है, अमेरिका के पूंजीवादी रास्ते को अपनाया जाए या फिर सोवियत संघ के समाजवादी रास्ते को। तो विकास को लेकर यह विवाद भी पैदा हो गया कि भारत के विकास के लिए आखिर किस रास्ते को अपनाया जाए। लंबे विवाद के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब इस व्यवस्था में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर आर्थिक विकास के लिए दोनों तरीके से काम करते हैं। तो ये 3 चुनौतियां महत्वपूर्ण थी जिनका भारत को विभाजन के बाद सामना करना पड़ा। इसके बाद चलो आगे मैं आपको बताता हूँ कि विभाजन किस तरह हुआ, विभाजन की प्रक्रिया क्या थी। जैसा आप लोग जानते हैं, आज़ादी के बाद जो बंटवारा हुआ वह बहुत ही खतरनाक था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि बंटवारा धर्म के आधार पर किया गया था। और यह तय किया गया कि ब्रिटिश इंडिया में पूरे भारत को हम ब्रिटिश इंडिया ही कहते थे। भारत के कुछ हिस्सों पर अंग्रेजों का कब्जा था और कुछ हिस्सों पर राजा महाराजा राज करते थे। तो जिस हिस्से पर ब्रिटिश का कब्जा था उस हिस्से को हम ब्रिटिश इंडिया कहते थे, और जिस हिस्से पर राजा महाराजाओं का कब्जा था उसे देसी रियासत कहा करते थे। इस तरीके से भारत का बंटवारा बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि बंटवारा धर्म के आधार पर किया गया
और यह तय किया गया कि ब्रिटिश इंडिया में जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा हैं वहाँ पर पाकिस्तान बना दिया जाएगा और बाकी बचे हुए हिस्से को हम हिंदुस्तान कहलाएंगे। तो इस तरीके से भारत का बंटवारा किया गया। ब्रिटिश इंडिया के बंटवारे के बाद रियासतों की समस्या पैदा हुई कि रियासतों के साथ आखिर क्या किया जाएगा, और यह फैसला रियासतों के शासकों पर छोड़ दिया गया। और अब हर शासक के सामने 3 रास्ते थे। पहला, भारत में विलय यानी भारत में मिल जाना। दूसरा, पाकिस्तान में मिल जाना। और तीसरा रास्ता था आज़ाद रहने का विकल्प, यानी ना तो पाकिस्तान में ना हिंदुस्तान में। अब भारत का बंटवारा तो हो चुका था, लेकिन इसके बाद जो समस्याएं पैदा हुई वो और भी बुरे हालात बना रही थी। कोई स्थान ऐसा था जहां पर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, बल्कि ऐसे 2 क्षेत्र थे, एक पूर्व में था एक पश्चिम में था, इसलिए 2 पाकिस्तान बनाने पड़े। बहुत सारे मुस्लिम क्षेत्र बंटवारे के खिलाफ थे। इसके अलावा बहुत सारे मुस्लिम नेता भी चाहते थे कि पाकिस्तान का निर्माण हो, जैसे कि पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान बंटवारे के खिलाफ थे। लेकिन फिर भी इस इलाके को पाकिस्तान के अंदर शामिल कर दिया गया। मुस्लिम जनसंख्या क्षेत्र के अंदर भी बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग हैं, तो समस्या पैदा हुई कि उन लोगों का अब क्या किया जाए, क्योंकि भाई अब धर्म के नाम पे बंटवारा होना था, लेकिन बंटवारे के बाद भी हिंदुस्तान में बहुत सारे मुसलमान लोग रह गए और पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू लोग रह गए। फिर यह सोचा गया कि जिले स्तर पर और गांव स्तर पर बंटवारा किया जाए, और यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही। इसमें 1947 के अंत तक बहुत सारे लोगों का यह भी नहीं मालूम था कि वह हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में। जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, अगर वहाँ पाकिस्तान बना दिया जाता तो इस हिसाब से कई पाकिस्तान बन जाते। अब इसके बाद एक और समस्या आई, जो थी शरणार्थियों की समस्या। बंटवारे के कारण शरणार्थियों की समस्या भी पैदा हुई। बहुत सारे लोगों का आवागमन हुआ, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत में आए और बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान भी गए। अब इन लोगों को दोबारा से घर बनाना पड़ता, इनके लिए रोजगार पैदा करना था, और ये काम किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। बंटवारे के कारण बड़े स्तर पर सांप्रदायिक दंगे भी हो गए, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, और शरणार्थियों की वजह से भारत की एकता अखंडता के लिए भी खतरा पैदा हो गया। अब इसके बाद जो समस्या पैदा हुई कि रियासतों को भारत में किस तरह जोड़ा जाए, क्योंकि ये तो ब्रिटिश इंडिया का बंटवारा था, अब ये रियासतों पे तो राजाओं का कब्जा था। तो उस वक्त भारत के अंदर लगभग 565 रजवाड़े या देसी रियासतें थी, और इन रियासतों के सामने 3 रास्ते थे, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत में मिल जाएं, या तो पाकिस्तान में मिल जाएं, या तो आज़ाद रहने का विकल्प। ऐसे में खतरा यह पैदा हो गया कि अगर सभी रियासतों ने आज़ाद होने की घोषणा कर दी तो भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। और जिस बात से हमारी गवर्नमेंट डर रही थी, ठीक वैसा ही हुआ। ज़्यादातर रियासतों ने आज़ाद रहने की घोषणा कर दी, जिसमें सबसे पहले हैदराबाद, त्रावणकोर, जूनागढ़, मणिपुर, इस तरीके से और भी रियासतों ने आज़ादी की घोषणा कर दी कि हम दोनों में से किसी भी देश में नहीं मिलना चाहते, जिससे भारत की अखंडता और एकता पर खतरा पैदा हुआ। अब इसके ऊपर भारत सरकार ने क्या दृष्टिकोण अपनाया? भारतीय नेता रियासतों को हर हाल में ही भारत में मिलाना चाहते थे, पर पाकिस्तान चाहता था कि रियासतों का विलय भारत में ना हो। ऐसे में भारतीय नेताओं ने बड़ी बड़ी भूमिका निभाई। ज़्यादातर रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए तैयार भी कर लिया गया। रियासतों के विलय को लेकर 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। पहली, रियासतों के जो शासक थे वे भारत में विलय नहीं होना चाहते थे। रियासतों की जनता भारत में मिलना चाहती थी, क्योंकि अगर रियासतों के शासक भारत में शामिल होने का फैसला लेते तो उन्हें अपना राजपाट छोड़ना पड़ता। दूसरा, सरकार ने रियासतों को भारत में मिलाने के लिए एक लचीला दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें बहुत सारे शासकों को स्वायत्तता दी जाएगी और मुआवजा या पेंशन भी दिया जाएगा, इसकी घोषणा भी की। तीसरा, सरकार हर हाल में रियासतों को भारत में मिलाना चाहती थी ताकि भारत बड़ा और शक्तिशाली बन सके। वर्तमान समय में हमारा भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बहुत बड़ा हो गया है। अगर भारत के 565 टुकड़े कर दिए जाते तो हमारा भारत छोटा सा रह जाता, इसलिए इनको मिलाना बहुत आवश्यक था। आज हमारा भारत इस वजह से इतना बड़ा है कि सभी रियासतों को भारत के अंदर शामिल कर लिया गया। हमारा भारत आज बहुत बड़ा और बहुत शक्तिशाली है। इस तरीके से रियासतों को भारत में मिलाने के लिए सरकार ने हर तरीका अपनाया, हर तरीके के साम दाम दंड भेद। कुछ रियासतों को प्यार से मनाया गया और कुछ रियासतों को सख्ती के साथ मिलाया गया। इस चीज को हम हैदराबाद और मणिपुर की कहानी से आगे समझ सकते हैं। तो एक रियासत थी हैदराबाद। हैदराबाद उस समय की सबसे बड़ी और धनी रियासत मानी जाती थी।
हैदराबाद के शासक को हम निजाम कहते थे और निजाम हैदराबाद का राजा बनकर रहना चाहता था। लेकिन भारतीय नेता चाहते थे कि हैदराबाद को भारत में विलय किया जाए। ऐसे में नवंबर 1947 में हैदराबाद के निजाम और भारत सरकार के बीच यथास्थिति बनाए रखने का समझौता हुआ। यानी अगर निजाम हैदराबाद को भारत में विलय नहीं होना देना चाहते थे तो पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगे। यानी यही स्थिति बनाए रखें ताकि बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। भारत सरकार भी ऐसा मौका ढूंढ रही थी जिससे हैदराबाद के निजाम को किसी भी तरीके से भारत में मिलाया जा सके। अब हैदराबाद की जनता ने निजाम के खिलाफ खुद ही आंदोलन शुरू कर दिया। निजाम ने इस आंदोलन को सैनिक शक्ति के जरिए दबाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन अब भारतीय सरकार को मौका मिल गया। इसलिए सितंबर 1948 में भारतीय सेनाओं को हैदराबाद भेज दिया गया ताकि हैदराबाद की जनता को निजाम के अत्याचारों से बचाया जा सके। इस तरीके से आत्मसमर्पण हैदराबाद के निजाम ने कर दिया और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। इसके बाद मणिपुर भी ऐसी ही रियासत थी जो भारत में विलय नहीं होना चाहती थी, क्योंकि मणिपुर के राजा बोध चंद्र सिंह ने जिले की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और फिर भारत सरकार ने मणिपुर को स्वायत्तता दी। लेकिन इसके बाद मणिपुर की जनता ने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चलाया। इसलिए 8 जून 1948 में विधानसभा के चुनाव करवाए गए, जिससे मणिपुर के अंदर विधानसभा बन गई। अब भारत सरकार को यह डर था कि मणिपुर की विधानसभा में विलय के खिलाफ प्रस्ताव पास हो सकता है, और अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता तो मणिपुर भारत से अलग हो जाता और एक नया देश बन जाता। अब भारतीय नेताओं को यही डर था कहीं विलय के खिलाफ प्रस्ताव ना आ जाए, तो इसलिए भारत सरकार ने मणिपुर राजा बोध चंद्र सिंह को पूरी तरीके से विलय की संधि पर हस्ताक्षर करवा लिए। और इससे मणिपुर की जनता भड़क गई, क्योंकि मणिपुर की जनता का मानना था कि अगर विलय के बारे में कोई फैसला लेना था तो मणिपुर की विधानसभा में होना चाहिए। मणिपुर की जनता यह फैसला लेती, ना कि केंद्र सरकार। तो राजा अपना पद छोड़ चुके थे, राजा को तो हक ही नहीं था कि इस तरीके से फैसला लें। इसलिए मणिपुर की जनता आज भी भारत सरकार के अभी भी खिलाफ रहती है। उनका यह कहना है कि हमें जबरदस्ती भारत के अंदर मिलाया गया है। इसके बाद जो समस्या खड़ी हुई वो थी राज्यों को पुनर्गठन किस प्रकार किया जाए, मतलब राज्यों के पुनर्गठन की समस्या सामने आई, क्योंकि बहुत सारी रियासतों को भारत में मिला लिया गया, लगभग सभी को। अब भारत में राज्यों को बनाने और सीमांकन की समस्या पैदा हुई। अंग्रेजों ने जितने भी राज्य बनाए थे वे अपनी सुविधा के अनुसार बनाए थे, पर भारत की जनता अंग्रेजों के जरिए बनाए गए राज्यों से असंतुष्ट थी। तो भारत की जनता तो भाषा के हिसाब से राज्य बनाना चाहती थी, क्योंकि 1920 में कांग्रेस ने भी यह घोषणा पहले से कर दी थी कि अगर भारत को आज़ादी मिलती है और कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम भाषा के हिसाब से ही राज्य बनाएंगे। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया और कांग्रेस की सरकार भी बन गई। लोगों ने कहा कि आप अपने वादों को पूरा करो, क्योंकि आपने वादा किया है। तो आपकी सरकार है और आज़ादी तो मिल गई, अब भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएं। लेकिन सरकार नहीं चाहती थी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएं, क्योंकि अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाते तो इससे भाषाई विवाद पैदा हो सकता था। तो परंतु मजबूरी में इंसान को कुछ भी करना पड़ सकता है, और सरकार के सामने भी ऐसी ही मजबूरी पैदा हो गई। सरकार को मजबूरी में भाषा के नाम पर राज्य बनाने पड़ गए, जिसकी शुरुआत दक्षिण भारत में तेलुगु भाषा वाले लोगों ने सबसे पहले अलग राज्य की मांग की, और तेलुगु भाषा वाले लोग आंध्र प्रदेश के नाम से अपना एक राज्य बनाना चाहते थे। और दक्षिण भारत में कांग्रेसी नेता श्री रामलू अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए, और जब तक मांग नहीं पूरी होती तब तक वे भूख हड़ताल पर ही बैठे रहे। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मौत हो गई, और इससे और भी बुरे हालात सामने आ गए। आखिरकार सरकार को मजबूरी में 1952 में आंध्र प्रदेश के नाम से राज्य बनाना पड़ा। तो भाषा के आधार पर जो सबसे पहला राज्य बना, आंध्र प्रदेश के नाम से एक राज्य बन गया। तो आंदोलन और तेज हो गया, और गुजराती भाषा बोलने वाले लोग कहने लगे कि गुजरात बनाओ, मराठी भाषा बोलने वाले कहने लगे कि महाराष्ट्र बनाओ। इस तरीके से भाषाई आंदोलन तेज हो गए, और बहुत सारे राज्यों को भाषा के आधार पर उनका नाम मिलता चला गया। तो ये था आज का टॉपिक, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। मैंने आपको बहुत ऊपर से बताया है, क्योंकि आपको ये डिटेल में बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। आप एक बार बुक पढ़ लीजिए, उसके बाद आप मेरा ये वीडियो देखिए, आपके दिमाग में एक बार चीज़ें बैठ जाएंगी तो आपको कहीं भी फिर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट ये चीज़ें लिख सकेंगे।